to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। चौदह मार्च की शाम चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक जारी हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा अपलोड कर दिया। अप्रैल 2019 से पहले जारी बॉन्ड्स का डेटा जारी क्यों नहीं हुआ, इस सवाल पर हम आएंगे। पहले जो जानकारी आ गई है उसकी बात करते हैं। कुल 763 पेजेस की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी है, दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी का नाम और सामने वैल्यू लिखी है, बस इतनी ही जानकारी है। ईसीआई को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक कुल 12,156 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया था। 12,156 करोड़। इसमें से लगभग आधी राशि केवल टॉप 20 डोनर्स ने ही दान कर दी थी, यानी सिर्फ 20 कंपनियों या व्यक्तियों ने। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टियां अनिवार्य हैं और उनके लिए अनिवार्य है चंदा भी। अनिवार्य बस ये नहीं है कि ऐसा कोई शख्स या कंपनी किसी पार्टी को अरबों खरबों दे दे जिसका नाम तक आज से पहले किसी ने सुना नहीं था। चंदा देने वालों की लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिन्हें देश के ज्यादातर लोग जानते नहीं होंगे। हम जानते हैं कि इन्होंने जो चंदा दिया वो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए ही काम आया है, इसलिए टॉप 3 डोनर्स का जिक्र तो बनता ही है। सबसे ज्यादा चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नाम की कंपनी ने, 1368 करोड़ रुपए कुल चंदा। ये लॉटरी कंपनी है, स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी, यानी पुरानी कंपनी कहेंगे हम इसे। कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। अब सवाल है कि इस कंपनी को चलाता कौन है। जवाब में एक नाम सामने आता है, सैंटियागो मार्टिन। मार्टिन को लॉटरी किंग नाम से भी जाना जाता है। चंदा देने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कंपनी डैम्स और पावर प्रोजेक्ट्स का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, टनल्स, रोड्स, ब्रिजेस बहुत सारे इसके पास हैं। स्थापना 7 जून 2006 को हुई। हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। साल 1989 में हैदराबाद के उद्योगपति पामिरेड्डी पिची रेड्डी ने मेगा इंजीनियरिंग नाम से कंपनी शुरू की थी। उनके भतीजे पीवी कृष्णा रेड्डी 1991 में उनके साथ जुड़े थे और अब वही कंपनी चलाते हैं। साल 2023 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों में उनका भी नाम सामने आया था। लिस्ट में एक और नाम है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसने 220 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 1-1 करोड़ के 220 बॉन्ड्स थे। हमने इस कंपनी की जानकारी टटोली तो पता चला कि इस कंपनी के मालिक हैं पीपी रेड्डी, वही पीपी रेड्डी जो मेगा इंजीनियरिंग के भी मालिक हैं। यानी एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था की तरफ से अलग अलग नाम से कंपनियां बनाकर चंदा दिया गया था, या जो अलग अलग नाम से कंपनियां बनी हुई थी उन्होंने चंदा दिया। अलग अलग कंपनी चंदा दे रही है, मालिक एक ही है। मेगा ग्रुप के मामले में इस तरह दी गई कुल रकम 1186 करोड़ बैठती है। प्रोविजनल आंकड़ा है, इसमें बदलाव हो सकता है। चंदा देने वाली कंपनियों में तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी है। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इस कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। डोनर्स के मामले में एक और पैटर्न सामने आया। हमने पाया कि एक ही समूह ने अलग अलग नामों से भी चंदा दिया। मेगा का उदाहरण हम दे चुके हैं। ऐसा ही एक और नाम है भारती समूह। भारती ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए का चंदा दिया। उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी भारती एयरटेल ने 183 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ऐसे ही और उदाहरण आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया कुछ कंपनियों की मौज ले रहा है। इनमें भी एक नाम एयरटेल का है। प्रियंका देशमुख नाम की एक यूजर ने ट्वीट किया एक्स पर, हेलो एयरटेल, कुछ कन्फ्यूजन है, तुरंत समाधान चाहिए। अब एयरटेल की तरफ से सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई आया कि हमें खेद है कि आपको समस्या हुई, आप हमें बताइए, तुरंत समाधान होगा। अब प्रियंका देशमुख ने रिप्लाई किया और उसमें लिखा कि आप बताते हैं कि आपकी कंपनी 300 करोड़ के घाटे में चल रही है, फिर बीजेपी को 300 करोड़ रुपए का चंदा देने का पैसा आपके पास कहां से आया। इसके बाद एयरटेल के अकाउंट से किया गया सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई डिलीट किया गया। हम बता दें कि कंपनी के घाटे और कंपनी द्वारा किस राजनीतिक दल को क्या चंदा दिया गया उसकी रकम का सत्यापन दी ललन टॉप अपनी तरफ से नहीं कर पाया है, लेकिन ये उदाहरण बताता तो है कि लोग जानना चाहते हैं कि चंदा देने वाले कौन है और उन्होंने किन परिस्थितियों में किससे चंदा दिया। जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनकी माली हालत कैसी थी। अब बात टॉप 3 पार्टीज की जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा लिया। ध्यान रहे 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 का डेटा है। 12 अप्रैल 2019 से पहले का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक सबसे ज़्यादा चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को, करीब 6060 करोड़ रुपए। लिस्ट में
दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस, इन्हें करीब 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, इन्हें 1421 करोड़ रुपए मिले। बीआरएस को भी 1214 करोड़ मिले हैं। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि किस किस कंपनी ने कितना चंदा दिया ये पता चला है, किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला ये पता चला है, लेकिन ये नहीं पता चला है कि किसका दिया चंदा किसके पास गया है, यानी कोई कोरिलेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। जब एसबीआई ने डेटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, तब कोर्ट ने भी ये कहकर उनकी अपील खारिज कर दी थी कि हमने आपको डेटा कोलेक्ट करने के लिए कहा नहीं है, आप तो पहले डोनर और रिसीवर के नाम पब्लिक कीजिए जितने आपके पास हैं। अब आप कह सकते हैं कि किसी ने चंदा दिया, किसी को मिला, इसमें क्या समस्या है? तो समस्या उस ट्रेंड में है जो इन जानकारियों से निकल कर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग कंपनी का उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से जानते हैं, हमने पहले ही बताया। कंपनी का इतिहास अब आप जान लीजिए। मई 2023 में मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की। सोचिए 450 करोड़ रुपए अटैच हो रहे हैं, इतना अरबों का चंदा दिया जा रहा है। इस लॉटरी किंग पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का इल्जाम लगा था। इल्जाम लगा कि मार्टिन ने सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक साजिश को रची गई। ये जो साजिश थी उसका स्थान केरल था, यानी केरल में ये सब साजिश रची गई, ऐसे इल्जाम लगे। इसके बाद कोयम्बटूर और चेन्नई में उसके परिवार के सदस्यों और कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को अपने बयान में कहा, मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि तक लॉटरी टिकटों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर गैर कानूनी लाभ कमा लिया और इससे सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस केस की जांच शुरू हुई साल 2019 में। इसी साल जुलाई में कंपनी की 250 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया। 2 अप्रैल 2022 को भी 409.92 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया, यानी 409 करोड़ 92 लाख इतनी संपत्ति को अटैच किया गया। फिर 15 मई 2023 को ईडी ने फिर से 457 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को फ्रीज किया। हम इलेक्टोरल बॉन्ड में आई जानकारियों को तो कोरिलेट नहीं करा सकते, लेकिन तारीखों को तो करा सकते हैं, क्रोनोलॉजी। गौर कीजिए, 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटैच किया गया। 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। इसके अलावा 2019 से 2024 के बीच जब कंपनी लगातार ईडी का एक्शन झेल रही थी, तभी उसने करीब 1368 करोड़ के बॉन्ड्स को खरीदा। इधर ईडी का एक्शन, उधर बॉन्ड्स की खरीदी। ऐसा ट्रेंड सिर्फ फ्यूचर गेमिंग कंपनी के मामले में ही नहीं दिख रहा, और भी हैं। सबसे ज्यादा दान देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ चुका है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली दूसरी कंपनी मेगा इंजीनियरिंग पर अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद ईडी की भी जांच शुरू हुई थी और उसी साल 12 अप्रैल को कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसी तरह वेदांता ग्रुप बॉन्ड के जरिए दान देने वाली 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये अनिल अग्रवाल की कंपनी है। ग्रुप ने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई। इससे ठीक पहले साल 2018 में ईडी ने दावा किया था कि उनके पास वेदांता ग्रुप के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कंपनी पर आरोप लगा था कि कुछ चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से वीजा दिलाया गया। चंदे के मामले में एक और ट्रेंड चिंता बढ़ाने वाला है। ज्यादातर डोनर्स, खासकर टॉप 20 में ऐसे क्षेत्रों की कंपनियां हैं जहां सरकार का नियंत्रण है या दखल है, या अलग अलग सरकारी एजेंसी से आपको लाइसेंसेस और मंजूरी की जरूरत होती है। जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग का आप एग्जाम्पल लीजिए। इस कंपनी का मुख्य काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो लाजमी है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ही। डैम जनरली प्राइवेट एंटिटीज नहीं बनाती है सरकार। टनल बन रही है, जनरली सरकार बना रही होती है। जम्मू कश्मीर में 4509 करोड़ रुपए का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट हो, या रक्षा मंत्रालय से 500 करोड़ रुपए का निर्माण कॉन्ट्रैक्ट, कई सरकारी परियोजनाएं मेगा इंजीनियरिंग को मिली, या आप ऐसे कह लीजिए कि इन ठेकों को कंपनी ने बिड करके जीत लिया। ये परियोजनाएं मिलने से कुछ समय पहले अक्टूबर 2019 में कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा था। ऐसा ही दूसरा उदाहरण वेदांता लिमिटेड का है, जो एक मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। प्राकृतिक संसाधनों की माइनिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है। तेल, बिजली और गैस पर इसका काम है। तांबा, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिक पावर जैसे क्षेत्रों में भी इन्वेस्ट किया है ग्रुप ने। वेदांता ने 368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे एसबीआई से। ऐसे में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कोई कंपनी, XYZ कंपनी कह लीजिए, जिसके हित सरकार के नियंत्रण में है और वो चुनावी चंदा देती है, और दूसरी तरफ उसी टाइम फ्रेम में उसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, कोई टनल बनाने का काम हुआ, कोई दवा बनाने का काम हुआ, कोई निर्माण से जुड़ा, तो क्या चंदा देने और काम मिलने के बीच का यह संबंध महज संयोग कहा जाए?
प्रशांत भूषण कहते हैं कि नहीं है संयोग। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसको दिए, लेकिन एक महीने के अंदर ही उसे बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार से 14,400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हालांकि एसबीआई ने इस जानकारी में बॉन्ड के नंबर छिपा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डोनर और पार्टीज का मिलान कर एक अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादातर चंदे एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले जैसे लग रहे हैं। ये प्रशांत भूषण की बात थी। चंदा दिए जाने और भुनाने दोनों की टाइमिंग पर भी सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस के हरिकृष्णा शर्मा और दामिनी नाथ ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक बीजेपी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड्स 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कैश कराए। अप्रैल 2019 में बीजेपी ने 1056 करोड़ रुपए के बॉन्ड इन कैश कराए। इसी के अगले महीने यानी कि मई में करीब 714 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में करीब 359 करोड़ और नवंबर 2023 में 702 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जब देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य के चुनाव हो रहे थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जनवरी 2022 में बीजेपी ने करीब 622 करोड़ रुपए के बॉन्ड कैश कराए। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कैश कराए जो हम कह रहे हैं, मैंने खाते में जमा कराया, हार्ड कैश इशू नहीं होता था। कांग्रेस को कुल 3,146 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, जिनकी कीमत है 1,421 करोड़, थोड़ा अधिक उससे। अक्टूबर 2023 में जब देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस ने भी करीब 402 करोड़ रुपए के बॉन्ड इन कैश कराए। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2019 में कांग्रेस सिर्फ 118.56 करोड़ के बॉन्ड इन कैश करा पाई। इसके अलावा कांग्रेस ने 2024 में फैसला आने से पहले 35 करोड़ 90 लाख रुपए के बॉन्ड्स भी इन कैश कराए। यानी मोटा माटी ये तो समझ में आ रहा है कि जब जिस पार्टी की चुनावी जीत की ज्यादा संभावना लगती थी, तब उस पार्टी को ज्यादा चंदा मिलता लगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, एक एक करके आप उनको भी सुनिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई, ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है। आज लोग देख रहे हैं, पता सबको था, कैसी कैसी चीजें पता चल रही हैं। मैं समझता हूं आज तक इतने भ्रष्ट आचार में निहित हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। देखिए, मोटा मोटे तौर पर तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जिन कंपनियों के ऊपर ये ईडी के रेड्स हुए, या उनके ऊपर जो ईडी के स्कैनर में हैं, या इनकम टैक्स के रेड्स हुए हैं, वो कुछ दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। और साफ है कि वो रेड और ये बॉन्ड्स के खरीदने के बीच में संबंध है। भारतीय जनता पार्टी खुद क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही कि उनको किस कंपनी ने कितने पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए? केंद्र सरकार भाग क्यों रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को दबाव देके, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या इलेक्शन कमीशन हो या केंद्र सरकार हो, इनसे ये जानकारी उगलवानी पड़ रही है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बातों को छुपा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है,
तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो 12 अप्रैल 2019 से अब तक के जारी हुए बॉन्ड्स की है, लेकिन स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तारीख से पहले भी 3,346 बॉन्ड्स खरीदे गए और 1,609 बार भुनाए गए। इनकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक की जानकारी मांगी थी, इसीलिए उतनी जानकारी पब्लिक हुई है। इसी मामले में 15 मार्च यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट आया है। कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग से कहा है कि अप्रैल 2019 से पहले जारी हुए बॉन्ड की डिटेल्स भी उपलब्ध कराई जाएं। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 2019 से पहले की जानकारी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दी गई थी। तब के बॉन्ड्स की जानकारी की सिर्फ एक कॉपी थी जो कि कोर्ट में है, तो आयोग वो लिफाफा वापस चाह रहा था ताकि उसकी जानकारी भी दी जा सके। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट रजिस्ट्री के पास दर्ज जानकारी को डिजिटाइज किया जाए, यानी स्कैन कर लिया जाए और उसके बाद लिफाफा चुनाव आयोग को दे दिया जाए। यहाँ एक और जानकारी देना जरूरी है कि बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर किसी एक पार्टी की तरफ से उसे भुनाना जरूरी होता था। ऐसे तमाम बॉन्ड्स हैं जिन्हें पार्टियां 15 दिन के भीतर भुना नहीं पाई और इन बॉन्ड्स का पैसा पीएम राहत कोष में गया। कम से कम एक बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की एक पिटीशन आई सरकार के पास में कि एक्सपायर्ड बॉन्ड्स यानी 15 दिन से आगे के बॉन्ड्स को भी भुनाया जाए, और कभी कभी ये आदेश दिए भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि एसबीआई के वकील क्यों नहीं आए कोर्ट में। दरअसल याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि वो यूनिक नंबर भी पब्लिक किया जाए, जिससे बॉन्ड ट्रैक हो सकता था कि किसने लिया किसको दिया, यानी फंडिंग किसने की और किसकी हुई ये पक्के तौर पर मालूम चलता जब वो यूनिक नंबर आता। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को यूनिक नंबर देना ही होगा। इस बाबत बैंक को नोटिस भी इशू कर दिया गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पता चल जाएगा कि किसका दिया चंदा किसके पास गया, कब गया। सुनवाई होगी 18 मार्च 2024 को, यानी अगले हफ्ते की शुरुआत भी धमाकेदार ही होगी। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। ये तस्वीरें देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की है। नियुक्ति के एक दिन बाद यानी 15 मार्च को दोनों चुनाव आयुक्तों ने पदभार भी संभाल लिया और 15 मार्च के दिन दोनों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो नए कानून बना है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई को चयन समिति से बाहर कर दिया गया। ऐसे में यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई का होना जरूरी है। उनका तर्क यह है कि मेजॉरिटी सरकार की है। आज तक के लिए कानूनी मामलों को कवर करने वाले पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 2 मार्च को यानी 2 मार्च 2023 को नियुक्ति से जुड़े मामले में फैसला दिया था। कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति का फैसला चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी को ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना हुई है नए कानून से, ये याचिकाकर्ताओं ने कहा। 15 मार्च को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई, सरकार को ये 21 मार्च को बताना पड़ेगा, यानी इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। अगली सुर्खी दक्षिण भारत से आई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन हुआ है। मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। इस केस में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और एमएलसी के कविता भी कई आरोपों का सामना कर रही हैं। 15 मार्च को ईडी और आयकर विभाग की टीम ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर छापेमारी की और इसके कुछ घंटों के बाद कविता को हिरासत में ले लिया गया और कुछ देर बाद खबर आई कि कविता गिरफ्तार हो गई हैं। ईडी की टीम के कविता से पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। ईडी का दावा है कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबिंग से जुड़ी हुई थी और 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश भी कर रही थी। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आज उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से यशवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यशवीर सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं 2009 से 2014 तक। उस समय वो नगीना सीट से सांसद बने थे। 2008 में परिसीमन के बाद नगीना लोकसभा सीट सामने आई थी और इसके बाद पहले सांसद यहाँ से
यशवीर सिंह ही बने थे। अब उनको टिकट मिला है बिजनौर से। तो सवाल उठता है कि जब बिजनौर से यशवीर सिंह लड़ रहे हैं तो नगीना से कौन लड़ेगा। नगीना से समाजवादी पार्टी ने उतारा है मनोज कुमार को। मनोज कुमार एक्स एडीजे रह चुके हैं, अब वो राजनीति में अपनी पारी का आगाज़ करेंगे। अगला नाम है मेरठ से भानु प्रताप सिंह का। भानु प्रताप सिंह बुलंदशहर के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अब वो मेरठ से सांसदी लड़ेंगे। अलीगढ़ से बृजेंद्र सिंह को उतारा गया है। हाथरस से जसवीर वाल्मीकि। लालगंज से दरोगा सरोज। दरोगा सरोज भी समाजवादी पार्टी के पुराने खाटी नेता हैं और इस बार वो लालगंज से चुनाव लड़ेंगे। 90s में भी वो 98 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2004 में सांसद रहे हैं। अब एक बार फिर दरोगा सरोज के अनुभव पर समाजवादी पार्टी ने दाव खेला है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग है भदोही सीट पर समाजवादी पार्टी की चॉइस। ये सीट उन्होंने सौंपी है तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को। यहाँ से टीएमसी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 7 कैंडिडेट की लिस्ट दी है उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है भदोही, उसके आगे उन्होंने लिख रखा है तृणमूल कांग्रेस। अगली अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री 16 तारीख से 19 तारीख तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 18 तारीख को उनकी कोयम्बटूर में एक रैली प्रस्तावित है। आज यानी 15 मार्च को कोयम्बटूर में पुलिस ने कहा कि हम ये रैली की अनुमति नहीं दे सकते। इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया सुरक्षा कारणों का। मामला कोर्ट तक गया। तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसने कोर्ट में अपील की कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी रैली के लिए इंतजाम होने चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए और रैली को अनुमति मिलनी चाहिए। और अंततः कोर्ट के दखल के बाद इस बात की अनुमति मिली कि प्रधानमंत्री कोयम्बटूर आएंगे और उनकी रैली भी होगी। 19 मार्च तक प्रधानमंत्री तमिलनाडु में रहेंगे, अलग अलग शहरों का दौरा करेंगे। अगली अपडेट बिहार से। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। जो नई सरकार बनी थी, नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद आज 21 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी से हैं और 9 मंत्री हैं जेडीयू के खाते से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मंत्रिमंडल में जो बड़ा नाम है वो है मंगल पांडे का और रेणु देवी का। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बड़े नेता माने जाते हैं और इन दोनों का नाम मंत्रियों की इस लिस्ट में है। इसके अलावा लेसी सिंह का नाम जेडीयू की तरफ से है। लेसी सिंह भी जेडीयू की तरफ से बड़ी नेता हैं। कुल 21 लोगों का नाम इस लिस्ट में है। ये प्रत्यक्ष तौर पे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन मंत्रियों के नामों में 21 मंत्रियों के चयन में इस बात का ख्याल रखा गया है कि लोकसभा चुनाव मुहाने पर ही हैं। आज का दी ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना को ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।